नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार आपकी अपनी कक्षा के सक्सेस अब में स्वागत है। और आज सुबह आपको पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का वीडियो मिल गया होगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रह रहा है, आप लोग बहुत प्यार स्नेह दे रहे हैं और जमकर वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा कि टेट की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है, क्योंकि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और लड़कर ही जीता जा सकता है। सावधानी बरतनी है, अपने घर पर रहकर अपनी तैयारी को पूरा करना है। एग्ज़ाम कभी भी हो, तैयारी हमारी पहले से होनी चाहिए। हमें बात करनी है आज अधगम के सिद्धांत। हमने कल बताया था, आज हम अधगम के सिद्धांत का सामान्य परिचय जानते हैं। कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं और सिद्धांतों पर भी चर्चा करते हैं। अधगम के सिद्धांतों को या ये कह ले जो हमारे टेट में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो दो प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं। पहले हमारे होते हैं मित्रों व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरे हैं हमारे गेस्टाल्टवादी और एक हमारे क्षेत्रवादी भी होते हैं, लेकिन उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहला व्यवहारवादी सिद्धांत और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों में क्योंकि हमें कंपेयर करनी है, तुलना करते हुए पढ़ना है और ये सरल सिद्धांत होते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जो गेस्टाल्टवादी हैं, आपको जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत हैं, इनको संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञान। इसको व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं और इसे व्यवहारवादी संप्रदाय भी कहते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं? व्यवहारवादी संप्रदाय भी कहते हैं, संप्रदाय भी कह सकते हैं। ये हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत है या संज्ञानवादी संप्रदाय भी कह सकते हैं, संज्ञानवादी संप्रदाय भी कह सकते हैं। तो मित्रों, हम यहाँ कंपैरिजन से, इन दोनों की तुलना से, जो हम इनकी तुलना करेंगे, उस तुलना से हम आधे नियम यहीं कंफर्म कर लेंगे कौन सा मनोवैज्ञानिक क्या कहता है। और जब हमें ऑप्शन में पूछा जाएगा तो बड़ी सहजता से हम 4 ऑप्शन में एक सही को निकाल लेंगे और 3 को गलत सिद्ध कर देंगे। अब हमें पहले जानना है कि जो व्यवहारवादी होते हैं इनका जनक कौन होता है। तो इनका जनक J.B. वॉटसन है, क्योंकि वॉटसन ने ही दिया था। और जो इसके हैं मित्रों मैक्स बर्दीमर हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है मित्रों हमारा कि व्यवहारवादी सिद्धांत का जनक कौन है। तो J.B. वॉटसन है। गेस्टाल्टवादी संज्ञानात्मक संप्रदाय का जनक कौन है? तो मैक्स बर्दीमर है। कहीं कहीं आपने कोहलर लिखा देख लिया होगा, कोहलर गलत है। इसके जनक कौन है? मैक्स बर्दीमर है। मित्रों ये चीज बिल्कुल सही कर लीजिए। हाँ, यदि मैक्स बर्दीमर ऑप्शन में नहीं है तब आप कोहलर टिक कर सकते हैं, क्योंकि मैक्स बर्दीमर का शिष्य कौन था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं मित्रों, इनमें कौन कौन से थे। पहला नाम आता है I.B. पावलो का, जिनका कुत्ता था। दूसरा नाम आता है B.F. स्किनर का, जिनकी बिल्ली थी। तीसरा नाम आता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। चौथा नाम आता है क्लार्क एल हल का, इनको C.L. हल भी कहते हैं, क्लार्क एल हल, या इसी को C.L. हल भी आप लोग बोलते हो, इसको थॉर्नडाइक बोलते हो, इसको स्किनर बोलते हो। इनमें कौन कौन से थे देखते हैं। मैक्स बर्दीमर थे, कोहलर थे और कोफ्फा थे। और जो हमारे कर्ट लेविन थे वो क्षेत्रवादी सिद्धांत के व्यक्ति थे, तो इसलिए उन्हें संज्ञानवादी सिद्धांतों में, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों में नहीं पढ़। याद रखना ये संज्ञानवादी सिद्धांत संरचनावाद नहीं है। अब आगे मित्रों हम इनमें जानते हैं क्या होता है। पहले तो हम इनके सबके बारे में सामान्य परिचय जानते हैं। I.B. पावलो, इवानो पेट्रोविच पावलो, पूरा नाम क्या है इनका? इवानो पेट्रोविच पावलो। ये हमारे रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। पहली बात, इनके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक नहीं थे, यह एक शरीर शास्त्री थे। कौन थे मित्रों? शरीर शास्त्री थे। और इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। वह प्रयोग 1904 में किया था और 1904 में हमारे महान शरीर शास्त्री I.B. पावलो को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
इसलिए आईवी पावलो के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है। नहीं तो जब इनका नियम बताते तब आपको जरूर बताते, लेकिन रहा नहीं गया मुझसे। और आईवी पावलो का नाम देखते ही एक शरीर शास्त्री ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत दे लिया, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। इन्होंने दिखाया है और नोबेल पुरस्कार भी जीता है। हमारे बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उल्टा साबित कर दिया और नवीन अनुबंधन के जनक अगर मानते हैं तो बीएफ स्किनर को मानते हैं, और यदि प्राचीन अनुबंधन का जनक किसी को माना जाता है तो आईवी पावलो को माना जाता है। ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अगला पॉइंट आता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनकी बिल्ली थी, माफ कीजिए स्किनर का चूहा था, हम शायद बिल्ली बोल गए थे, स्किनर का चूहा था। इन्होंने चूहा पर दिया था और इन्होंने बिना गुरु के शिक्षा पर अभिक्रमित अनुदेशन भी दिया था। अभिक्रमित अनुदेशन किसका ही देन थे? बीएफ स्किनर की थी। जब इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में, तो बीएफ स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। अब बात करते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की बिल्ली थी। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की क्या थी? बिल्ली थी। और इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, चर्चा करते हैं। यह हमारे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया, पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया। इसलिए पशु मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। स्टार बना के लिख लीजिए, पशु मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। आप लोगों के लिए पॉइंट है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अगला, पशुओं पर प्रयोग किया। ये थे कहाँ के? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और पशुओं पर प्रयोग करने वाले पहले थे, इसलिए पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और तो और छोड़िए मित्रों बात, शिक्षा के क्षेत्र में यदि सबसे पहले किसी ने नियम दिए तो वह हमारे थे महान एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नियम प्रस्तुत किए। ये हमारे थॉर्नडाइक महोदय के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी हमने दी है मित्रों, इसलिए इन्हें शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। कौन थे? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे मित्रों, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के नियम दिए थे। अब क्लार्क एल हल की बात करते हैं तो क्लार्क एल हल जो थे ये पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने पुनर्वलन शब्द भी दिया था, लेकिन शब्द तो हमारे महान क्लार्क एल हल ने दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था उस पर बीएफ स्किनर ने दिए थे। जब इनके नियम पढ़ाएंगे आपको ऐसे ऐसे पहलुए बताए जाएंगे जो सुने नहीं होंगे मित्रों। एक बिल्कुल आपको नवीन प्रकार से सिद्धांत को पढ़ाया जाएगा, इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि पूरा वीडियो देखते ही आप लोगों को सिद्धांत याद हो जाएंगे। हमने अभी इनके बारे में सामान्य परिचय जाना। अब मैक्स बर्दीवार, कोयलर, कोफ्फा, ये जो गेस्टाल्टवादी होते हैं, इनका पूर्ण एक सिद्धांत ही था कि हमें करके सीखना है, संज्ञानात्मक सीखना है, सूझ के द्वारा सीखना है। ये गेस्टाल्टवादियों का मुख्य रूल था। और जो कोयलर थे ये सैनिक थे एक, और इन्होंने द्वीप पर जाके सुल्तान नामक बंदर पर प्रयोग किया था। अब आगे और जानते हैं मित्रों, और अब जानते क्या हैं इन दोनों व्यवहारवादियों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि किसने क्या दिया। तो पहला पॉइंट देखते हैं मित्रों, पहला हम पॉइंट देखते हैं कि जो व्यवहारवादी हैं, बहुत अच्छे पॉइंट हैं आप लोगों के लिए। व्यवहारवादियों ने कौन कौन सा शब्द दिया? पुनर्वलन शब्द दिया। पहला, व्यवहारवादियों ने पुनर्वलन शब्द दिया, व्यवहारवादियों ने अनुक्रिया शब्द दिया, व्यवहारवादियों ने अनुबंधन शब्द दिया, व्यवहारवादियों ने अभिप्रेरणा पर जोर दिया। काय पे जोर दिया? अभिप्रेरणा पर जोर दिया। और इन्होंने उद्दीपक पर जोर दिया। काय पर जोर दिया? उद्दीपक पर जोर दिया। इनको सर्वाधिक महत्व दिया। जोर देने का मतलब महत्व दिया। तो देखते हैं, व्यवहारवादियों ने पुनर्वलन पर, अनुक्रिया पर, अनुबंधन पर, अभिप्रेरणा पर और उद्दीपक पर, यदि ये 5-6 शब्द देखते हैं तो आप समझ लीजिए व्यवहारवादी हैं। और इन 4-5 व्यवहारवादी ही आपके सिलेबस में है, तो इनमें से ही कोई एक ऑप्शन टिक करना होता है। ये ध्यान दीजिए, पुनर्वलन CL हल से जुड़ा है, अनुक्रिया शब्द हमारा, अनुबंधन शब्द
यदि प्राचीन आता तो IV पाउलर से जुड़ा है। उद्दीपक शब्द हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से जुड़ा है और अनुक्रिया और उद्दीपक दोनों शब्द हमारे BF स्किनर से जुड़े हैं। अभिप्रेरणा शब्द BF स्किनर से जुड़ा है क्योंकि इन्होंने कहा था अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग होता है। मित्रों, अब आगे बात करते हैं। संज्ञानवादियों ने संवेदना बुद्धि संज्ञानवादियों ने संवेदना बुद्धि प्रत्यक्षीकरण संज्ञान व समस्या समाधान पर जोर दिया। देखो, संज्ञानवादियों ने संवेदना बुद्धि प्रत्यक्षीकरण इन सब पर जोर दिया। इन्होंने क्या दिया? संज्ञानवादियों ने संवेदना बुद्धि प्रत्यक्षीकरण संज्ञान समस्या समाधान पर जोर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को सिखाना है तो संवेदना होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि के अंदर प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, संज्ञान होना चाहिए और समस्या का समाधान खुद व्यक्ति को करना चाहिए। इन्होंने इस बात पर जोर किया। यह यंत्रवत मानते थे। यह प्रयोग को कैसा मानते थे? यह प्रयोग को यंत्रवत मानते थे, जबकि यह प्रयोग को यंत्रवत नहीं मानते थे। यह प्रयोग को यंत्रवत नहीं मानते थे। मतलब देखो, यंत्रवत का अर्थ क्या हुआ? यह प्रयोग मतलब प्रयोग का अर्थ हुआ यहाँ से अधिगम से। मित्रों, यह अधिगम को कैसा? अधिगम। प्रयोग अधिगम शब्द अच्छा लगेगा। अधिगम को देखो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, यह अधिगम को यंत्रवत मानते थे। यंत्रवत का मतलब होता है पशु और मानव। तो जो हमारे व्यवहारवादी थे वह कहते थे अधिगम पशुओं में भी होता है और मानवों में भी होता है, और जो हमारे गेस्ट्रोलवादी थे यह कहते थे अधिगम सिर्फ यंत्रवत नहीं होता है, मतलब यह सिर्फ अधिगम मानवों में होता है। ये कहते थे। इनके अनुसार अधिगम धीरे धीरे होता है। अधिगम धीरे धीरे होता है। अधिगम कैसे होता है? धीरे धीरे होता है। तो इनमें से कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संवेदना, यहाँ से आपको अनुक्रिया दिख रहा होगा, अनुबंधन, अभिप्रेरणा, ये सारे शब्द अभी हम आपको बताएंगे इनका अर्थ क्या होता है। पहले इनका अपन दोनों की तुलना कर लें। अधिगम धीरे धीरे होता है और इनमें जो बताया अधिगम अचानक से होता है। अधिगम अचानक से होता है। जैसे कि इन्होंने कोयलर पर प्रयोग, जो बंदर थे, कोयलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी नामक बंदर पर, जो सुल्तान कहते थे। चिंपैंजी बंदर था, सुल्तान उसका नाम था। तो इन्होंने अचानक से उसने केले को खाना सीख लिया था। तो ये कहते हैं कोई भी अधिगम होता है तो धीरे धीरे होता है। जबकि हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली को कई बार प्रयोग किया था रटंत प्रणाली पर। इनसे प्राप्त ज्ञान जो होता है वह स्थायी होता है, और जबकि इनसे प्राप्त ज्ञान अस्थायी हो जाता है। अब ये जो देखो धीरे धीरे होता है, अचानक से हो जाता है, और यह अनुबंधन बनाने का परिणाम होता है, और जबकि यह समस्या समाधान करने पर अधिगम होता है। मित्रों, अब आगे देखो बात करते हैं हम बात करते हैं और हम जानते हैं कि इनमें से कौन से शब्द क्या हैं। जो शब्द हमने लिखे हैं उन शब्दों पर चर्चा करते हैं आपके सामने। इतना हमने आज समझा। अब हमने सबसे पहले शब्द पढ़ा था कि क्रिया शब्द पढ़ा। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सहज क्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। और हमने शब्द यहाँ ये भी पढ़ा कि उद्दीपक क्या होता है। तो सबसे पहले हम उद्दीपक के बारे में जानते हैं। उद्दीपक क्या होता है? देखो, उद्दीपक को हम जानते हैं। उद्दीपक होता क्या है? वह वातावरणीय घटक जिससे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है या करता है, उद्दीपक कहलाता है।
देखो क्या होता है मित्रों, इन्होंने लिखा कि वह वातावरणीय घटक, मतलब वातावरण में उपस्थित ऐसा कोई घटक, ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई कारक जिससे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा, व्यक्ति कोई अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया के द्वारा अपने उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि अभी हमारे लिए वातावरणीय घटक के सक्सेस बना हुआ है, जो हमें सीटेट में सफलता दिलवाएगा मित्रों। तो इनका मतलब यही हुआ कि वातावरण में उपस्थित ऐसा घटक होता है जो अनुक्रिया तो करता है काहे के प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए। अगला है यहाँ अनुक्रिया। तो अनुक्रिया का अर्थ होता है ऐसी क्रिया, वह क्रिया जो प्राणी को उसके उद्दीपक की ओर ले जाती है, उद्दीपक प्राप्त करने में सहायता करती है, वह हमारी अनुक्रिया कहलाती है। और जो क्रिया होती है, हमने बताया आपको, एक सहज क्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया की जाने वाली, जो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, वही होती है प्रतिक्रिया। सहज क्रिया क्या होती है, जो मनुष्य स्वाभाविक रूप से करता है। अब अगला शब्द देखते हैं मित्रों, जो आपको संवेदना शब्द दिया था, हमने कहा था ये संवेदना पर जोर देते हैं। संवेदना क्या होती है, संवेदना क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, और इन पर हमें बात करनी है। देखो समस्या समाधान क्या होता है, इन सब पर हमें जानना है। तो जो हमारी संवेदना होती है, इसको जानते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को हम 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को हम संवेदना कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। आँख नाक जीभ त्वचा के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे संवेदना कहते हैं। और संवेदना के बाद इंसान के अंदर होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, जब इंसान को ज्ञान हो गया प्रत्यक्षीकरण, तो प्रत्यक्षीकरण में 3 चरण होते हैं, नाम, पहचान, व्याख्या। देखो समझते हैं इसको, ऐसे समझ में। जो ये संवेदना होता है, ये मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान होता है। ये मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान होता है। ये प्रश्न आया था एक बार कि मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान किसे कहते हैं। तो मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान संवेदना है। क्या है, संवेदना है। अब देखो संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, और इसके बाद क्या होगा इसे भी जानते हैं मित्रों। देखो संवेदना हुई क्या, जैसे कि हम लेटे थे, ठीक है, या हम बैठे थे, हमारे पैर से कुछ निकला, कुछ निकलने का मतलब हमारे पैर से सर्प निकल गया, हमारे ऊपर सर्प गिर गया, छिपकली गिर गई। ठीक है, हम लेटे थे और हमारे ऊपर छिपकली गिर गई या सर्प गिर गया, और जैसे ही गिरा तो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें संवेदना प्राप्त हो गई कि कुछ हमारे ऊपर गिरा है, और हमें ज्ञात हो गया कि हमारे पेट पर, हमारे पैर पर कुछ गिर गया है, तो हमें संवेदना हो गई। क्योंकि 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को हम मित्रों संवेदना कहते हैं। और जैसे ही संवेदना हुई तो प्रत्यक्षीकरण होगा, उससे हम हाल मिलेंगे, जानेंगे, उसका नाम जानेंगे, उसकी पहचान। अरे हमने नाम जाना, सांप कैसे जाना, पहचान करके जाना, देख लिया अरे ये तो सर्प है। अब जब देख लिया कि देखो काले कलर का है, गुलगुला है, लंबा सा है, उसका नाम सर्प है, और सर्प जानते हैं उसकी व्याख्या हमें समझ में आ गई, अरे ये तो विषैला जीव है, यदि काट लिया तो पट्टे गोला पानी पीने वाला है। और जैसे ही हमें प्रत्यक्षीकरण हुआ तो हमें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान को मनोविज्ञान की भाषा में संज्ञान कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें संज्ञान, ज्ञान हो गया, अरे इससे हमें बचना चाहिए, और बचने के लिए हमारी हाल सूझ पैदा होगी। सूझ मतलब समझ होगी कि हमें क्या करना चाहिए, उसको भगाना चाहिए, मार तो सकते नहीं, कैसे भगाएंगे। हाल दिमाग काम करेगा, इतने फास्ट दिमाग काम करेगा कि जितनी देर समझा रहे इससे भी, इसका 1000 गुनामा भाग से भी कम समय में आप लोग सर्प से दूर हो जाओगे। और सूझ जैसे ही पैदा होगी तो हमारा समस्या समाधान हो जाएगा, समस्या समाधान हो जाएगा। ये हो गया। देखो संवेदना हुई, संवेदना के बाद प्रत्यक्षीकरण हुआ, नाम पहचान व्याख्या हुई, और ज्ञान संज्ञान हुआ, और सूझ हुआ, और सूझ के द्वारा हमारा समस्या समाधान हो गया। क्या हो गया मित्रों, समस्या समाधान हो गया, और समस्या समाधान प्राप्त कर लिया। ये हमारे जितने शब्द थे संज्ञानवादियों में हमने आपको सब बता दिए, और इसे ज्ञान भी पढ़ सकते हैं, ज्ञान संज्ञान बोलते हैं। अब हमने अभी आपको एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में बताया था, उनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिए आप लोग। थॉर्नडाइक की पुस्तक शायद छोड़ गए थे, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी।
ये क्यों बताई, क्योंकि 1 नंबर की पुस्तक पूछी जाती है और पुस्तक पे एक आपको पूरा वीडियो देंगे हम 10 मिनट का बना के, लेकिन अभी याद आ गई तो ये लिख लीजिए, एजुकेशन साइकोलॉजी। और एक आपको एक पुस्तक और बता चुके हैं, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल की। तो एक पुस्तक ये है थॉर्नडाइक की, एजुकेशन साइकोलॉजी है। अब हम बात करते हैं पावलोव के सिद्धांत की। हमें पढ़ना है पावलोव का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यह किसने दिया था? यह आईवी पावलोव ने दिया था, इवानो पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। कब दिया था? 1904 में दिया था। काहे पे दिया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर कहाँ प्रयोग किया था? उसकी लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। नियम बहुत बड़ा है, 15-20 मिनट ले जाएगा, आपकी वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी। इस नियम पर हम चर्चा कल करेंगे मित्रों, और कल हम पावलोव के नियम को समझते हैं, उसके एक एक स्टेप को जानते हैं, क्योंकि पावलोव के नियम से क्वेश्चन बनता है मित्रों। जो हमारे स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक होते हैं। एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। जैसे कि प्रश्न बनता है, एक आपको जब कल नियम बताएंगे तो उस पर प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। प्रश्न ये बोल रहे थे, एक बार आया था प्रश्न कि यदि एक मास्टर क्लास में जाने के पहले लाठी भिजवा देता है चपरासी के द्वारा, और लाठी भिजवाते ही क्लास पूरी शांत हो जाती है। ऐसी क्रिया निरंतर चलती है और क्लास शांत हो जाती है। फिर मास्टर पहुंचता है, पढ़ाता है, और एक दिन क्या होता है, बच्चे शोर कर रहे होते हैं, लेकिन तो प्रिंसिपल चपरासी से कहता है जाओ लाठी रख के आओ उस क्लास में, और लाठी रखते ही बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चे शांत इसलिए हो गए कि वो अनुबंधन हो गया था। ये सारी चीज़ें हम कल जानेंगे, और सीटेट के उद्देश्य से ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पेडोलॉजी को भी समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।